हेलो बच्चों। तो पिछली क्लास में हमने पता किया था कि कैसे क्या होता है। मैक्सवेल ने क्या कहा था कि दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना। और इसके बारे में बात कर रहे थे हम जे थॉमसन के बारे में कि उनका मॉडल कैसे फेल हुआ, फिर रदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ, फिर बोर एटॉमिक मॉडल आया, ठीक है। और फिर ये पता चला कि जो हमारा जो दो टाइप के नेचर होते हैं हमारे किसके मैटर के, वो है क्या, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, ठीक है। वेव नेचर हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होती हैं, बहुत सारी जो रेडिएशंस है वो अरेंज होती हैं किस ऑर्डर में, या तो फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में या फिर वेवलेंथ के ऑर्डर में, ठीक है। और एक फॉर्मूला था c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। c क्या थी, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो हमारी न्यू थी वो क्या थी, फ्रीक्वेंसी, जो कि हर्ट्ज में मेज़र होती है। और लैम्डा क्या है, लैम्डा थी हमारी वेवलेंथ, जो कि मीटर के अंदर SI यूनिट होती है उसकी, ठीक है। और बाकी यूनिट कन्वर्जन्स के बारे में यूनिट 1 के अंदर पढ़ा था, तो वो बार बार यहाँ पे काम आएंगे। अब हमें ये भी पता है कि जो वेव नंबर होता है वो किसका इन्वर्स होता है, वो वेवलेंथ का इन्वर्स होता है। तो न्यू बार से हम वेव नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, ठीक है। यही फॉर्मूले घूम फिर के क्या आते हैं, आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अलग से कुछ नया नहीं आएगा। तो ये फॉर्मूला याद हो गया ना। अब हम देखेंगे पार्टिकल नेचर किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, जिसे हम बोलते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ठीक है। Some of the experimental phenomena such as diffraction and interference can be explained by the wave nature of electromagnetic radiation. However, following are some of observation which could not be explained with the help of even electromagnetic theory of 19th century physics known as classical physics. अब कुछ एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना ऐसे होते हैं जैसे कि डिफ्रैक्शन था, ठीक है, लाइट की बेंडिंग, जब अगर वो किसी ऑब्जेक्ट से क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, या फिर इंटरफेरेंस, वो एक्सप्लेन हो रहे थे किससे, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं उनके वेव नेचर से डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस तो एक्सप्लेन हो रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन थे जो कि जो वेव नेचर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। और ये क्या थे, मतलब कैन नॉट बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। और ये किससे भी एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे, क्लासिकल फिजिक्स से भी नहीं एक्सप्लेन हो रही थी, ठीक है। अब कौन कौन सी चीज़ें थी जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, क्या, हमारा वेव नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि ये द नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज़, कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, कि मतलब जो हॉट बॉडीज़ हैं, कि वो जो जैसे आयरन है उसे हमने गर्म कर दिया तो वो रेडिएशन छोड़ता है ना, हीट बाहर निकलती है। तो ये वो नहीं बता पा रहा था कि जो रेडिएशन का एमिशन है ना उसका कैसा नेचर होगा किसी हॉट बॉडी से। दूसरा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस एंड रेडिएशन स्ट्राइक्स इट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में भी नहीं बता पाया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है हमने किसी मेटल सरफेस के ऊपर, मतलब कोई क्या है, लोहे की धातु है, उसके ऊपर क्या कर दिया, रेडिएशन डाल दी हमने, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। लेकिन जो हमारा वेव नेचर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, वो ये चीज़ बता ही नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों होता है। तीसरा है वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। और ना ये एक्सप्लेन कर पा रहा था कि जो हीट कैपेसिटी है सॉलिड की वो क्या है, फंक्शन है किसका, टेम्परेचर का। अब ये जो रेड पॉइंट के अंदर लिख रखा है, देखो, जो डिफ्रैक्शन टर्म थी उसका क्या मतलब था, वेव की बेंडिंग, जब कोई ऑब्स्टेकल वहाँ पे आ जाए। इंटरफेरेंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, दो वेव्स का, चाहे वो सेम या फिर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ की हो,
टू गिव अ वेव, मतलब एक सिंगल वेव, मतलब दो वेव्स मिलके क्या बना रही है, एक सिंगल वेव बना रही है, तो वो क्या होता है, इंटरफेरेंस, ठीक है। और वो जो दो वेव्स मिलेंगी उनकी फ्रीक्वेंसी सेम भी हो सकती है और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की भी हो सकती है। whose distribution at each point in space is the algebraic or vector sum of disturbance at that point resulting from each intervening wave, ठीक है। अगला था लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन, मतलब ना ये वेव नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लाइन स्पेक्ट्रा भी नहीं बता पाया एटम्स का विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन को मिला के। दिस फिनोमिना इंडिकेट दैट सिस्टम कैन टेक एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट अमाउंट, और इन फिनोमिना से क्या पता चला कि जो सिस्टम होता है वो क्या कर सकता है, सिर्फ एनर्जी को ले सकता है डिस्क्रीट अमाउंट के अंदर, ठीक है। ऑल पॉसिबल एनर्जीज कैन नॉट बी टेकन अप और रेडिएटेड, और हर टाइप की एनर्जी क्या होती है, नहीं ली जा सकती सिस्टम के द्वारा, ना ही वो रेडिएट की जा सकती है। इट इज़ नोट वर्दी दैट द फर्स्ट कंक्रीट एक्सप्लेनेशन फॉर द फिनोमिना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन मैंशनड अबव वाज गिवन बाय मैक्स प्लैंक इन 1900। मतलब ये नोट करने वाली बात है कि जो एक्सप्लेनेशन थी ने किसकी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। अब ये क्या था कि कोई भी जो हॉट बॉडी है वो रेडिएशन एमिट क्यों करती है, ठीक है, किस एनर्जी की करती है, उसके बारे में था। तो इसके एक्सप्लेनेशन किसने दी थी, सबसे पहले ये मैक्स प्लैंक ने दी थी 1900 के अंदर। अब इसे अंडरस्टैंड करते हैं कि ये फिनोमेना होता क्या है, ठीक है। क्या, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखो जो हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, मतलब अगर किसी चीज़ को आप गर्म करते हो तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को छोड़ता है, ठीक है, एमिट करता है ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ्स, मतलब अलग अलग वेवलेंथ्स की होंगी वो रेडिएशंस, ठीक है। एट हाई टेम्परेचर, मतलब जब टेम्परेचर बहुत हाई होगा, एक एप्रिशिएबल प्रोपोर्शन ऑफ रेडिएशन इज़ इन विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, तो क्या होगा, एक ऐसा पोर्शन रेडिएशन का किस में लाई करेगा, विजिबल रीजन में, ठीक है, स्पेक्ट्रम के। मतलब जब टेम्परेचर हाई होगा तो वो हमें दिखता है ना कि कैसे आयरन क्या होगा, रेड कलर, फिर उसका और कलर चेंज हो जाएगा। तो क्यों होता है वो, क्योंकि विजिबल रीजन में आ रही है वो रेडिएशंस, तभी तो हम देख पा रहे हैं ना उन्हें। एज द टेम्परेचर इज रेज्ड, मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना उस हॉट बॉडी का, तो क्या होगा, हाई पोर्शन ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ इज जनरेटेड, तो क्या होगा, ब्लू लाइट क्या होगी, जनरेट हो जाएगी सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, शॉर्ट वेवलेंथ ही होती है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, व्हेन ए आयरन रोड इज हीटेड इन अ फर्नेस, जब हम लोहे की रोड को भट्टी के अंदर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, इट फर्स्ट टर्न्स टू डल रेड, मतलब पहले वो क्या करती है, डल रेड कलर में हो जाती है, ठीक है, हल्के हल्के रेड कलर में। देन प्रोग्रेसिवली बिकम मोर एंड मोर रेड एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, और फिर क्या होती है, जैसे जैसे और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो वो रेड चटक लाल रंग में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। एज दिस इज हीटेड फर्दर, और इसे और ज़्यादा हीट करेंगे ना तो क्या होगा, द रेडिएशन एमिटेड बिकम्स वाइट एंड देन बिकम्स ब्लू एज द टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई। और जब एक्सट्रीम कंडीशन आ जाएंगी, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो क्या होगा, जो रेडिएशन एमिट हो रही है वो कैसी हो जाएंगी, वाइट कलर, और उसके बाद लास्ट में क्या, कौन सा कलर आ जाएगा, ब्लू कलर आ जाएगा, ठीक है। दिस मीन्स, इससे क्या पता चला कि जो रेड रेडिएशन है वो क्या होती है, मोस्ट इंटेंस होती है, किस पे, पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, और जो ब्लू रेडिएशन है वो मोर इंटेंस होती है एट अनदर टेम्परेचर। मतलब रेड रेडिएशन क्या होगी, बिल्कुल डार्क रेड कब होगी, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे होगी, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है, तो ब्लू क्या होगी, अपना उसका अलग एक टेम्परेचर होगा जिस पे वो क्या हो रही है, ज़्यादा इंटेंस, मतलब डार्क ब्लू कलर आ रहा है, ठीक है। दिस मीन्स इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एमिटेड बाय हॉट बॉडी डिपेंड अपॉन इट्स टेम्परेचर, और इससे क्या पता चला कि जो रेडिएशन की इंटेंसिटी है ना
कि उसकी शेड्स की, कि पहले लाइट रेड था फिर डार्क फिर और डार्क हो गया, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इंटेंसिटी रेडिएशन की डिफरेंट वेवलेंथ जो एमिट हो रही है हॉट बॉडी से, वो डिपेंड किस पे कर रहा है? टेम्परेचर पे। बाय लेट 1850s, मतलब 1850s में क्या हुआ था? इट वॉज नोन दैट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड केप्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर एमिट डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेडिएशन। मतलब 1815 तक क्या पता था कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं वो क्या होते हैं, और अगर हम उन्हें क्या करेंगे डिफरेंट टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो अलग अलग अमाउंट की रेडिएशंस क्या करेंगे, छोड़ देते हैं। जैसे कि एक तरफ ले लिया आपने आयरन, एक तरफ ले लिया आपने और कोई मेटल, तो क्या होगा? सबका अपना टेम्परेचर होगा, सबकी अपनी रेडिएशंस होंगी, कोई किसी टाइप की रेडिएशन छोड़ेगा, कोई किसी टाइप की, ठीक है। ऑल्सो व्हेन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इरेडिएटेड विद लाइट, a part of radiant energy is generally reflected, as such a part is absorbed and a part of it is transmitted। मतलब जब क्या करेंगे किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर हम क्या करेंगे, लाइट डाल देंगे ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो क्या होगा? कुछ पार्ट उस लाइट का क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और कुछ क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। मतलब उस जो जिसके ऊपर हम लाइट डाल रहे हैं वो क्या करेंगे, उस लाइट को कुछ पार्ट को क्या कर लेंगे, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, और कुछ क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट। द रीज़न फॉर इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन इज दैट ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट आर एज अ रूल इम्परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन। और इसका क्या रीज़न हुआ? क्योंकि इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन होता है ना, इज़ दैट ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट, मतलब ये क्या है, वो अलग चीज़ है। आर एज ए रूल इम्परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन, मतलब क्या होते हैं वो, इम्परफेक्ट एब्जॉर्बर होंगे रेडिएशन के, मतलब उनकी टेंडेंसी होगी ही नहीं कि वो रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। एन आइडियल बॉडी, मतलब एक आइडियल बॉडी क्या होगी, विच एमिट एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। अब हम ब्लैक बॉडी किसे कहेंगे? वो आइडियल बॉडी, मतलब वो आदर्श एक बॉडी जिसके अंदर, ये बॉडी का मतलब ये मत मान लेना कि ह्यूमन बॉडी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी एक सब्सटेंस, ठीक है, तब ब्लैक बॉडी कहा जाएगा जब वो क्या करेगा, हर फ्रीक्वेंसी की लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब या एमिट करेगा इक्वली, ठीक है। जैसे ये कहते हैं ना, न्याय के लिए कोर्ट के अंदर न्याय क्या होता है, सबके लिए बराबर, वैसे ही ये क्या करेगा, ब्लैक बॉडी सारी फ्रीक्वेंसी की लाइट्स को एक बराबर करके एब्जॉर्ब या एमिट करेगा। ये नहीं करेगा कि 500 नैनोमीटर की 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ को क्या किया, जल्दी एब्जॉर्ब कर लिया, 400 की को बाद में करेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। हर वेवलेंथ को क्या करेगा, यूनिफॉर्मली, या फिर फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, यूनिफॉर्मली एब्जॉर्ब या एमिट करेगा, ठीक है। और रेडिएशन एमिटेड, और अगर वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, तो उन्हें बाहर एमिट करेगा, और जब ये बाहर एमिट करेगा इन रेडिएशन को तो उसे क्या बोलेंगे हम, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। इन प्रैक्टिस नो सच बॉडी एग्जिस्ट, मतलब ये क्या है, हाइपोथेटिकल है, ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं होता, क्योंकि रियलिटी में इंसान ही सबको बराबर नहीं मानते, कोई कुछ बोलता रहता है, कोई कुछ, तो ये गलत बात है ना। कार्बन ब्लैक approximates fairly closely to black body, मतलब जो कार्बन ब्लैक होता है ना हमारे एनवायरनमेंट में, वो लगभग क्या है, ब्लैक बॉडी के आसपास बिहेव करता है, क्योंकि वो क्या करता है, इसकी सारी कंडीशन को फॉलो करता है। लेकिन क्या होता है, सिर्फ वो अप्रोक्सीमेट है, मतलब बराबर नहीं है उसके जैसा है ये, ठीक है, वही नहीं है, ठीक है। अ गुड फिजिकल अप्रोक्सीमेशन टू अ ब्लैक बॉडी इज़ अ कैविटी विद अ टाइनी होल, मतलब एक अच्छा फिजिकल अप्रोक्सीमेशन हम लगाएं कि कैसे बता सकते हैं हम ब्लैक बॉडी को, तो वो क्या होगी, एक कैविटी होगी विद अ टाइनी होल, जिसके अंदर क्या होगा, एक छोटा सा होल होगा,
ठीक है, और उसके सिवा कोई ओपनिंग नहीं होगी, मतलब एक जगह से सिर्फ एक होल होगा और कहीं कोई ओपनिंग नहीं होगी। एनी एंटरिंग द होल विल बी रिफ्लेक्टेड बाय द कैविटी वॉल्स, और जो कोई भी रेज क्या होंगी उस होल के थ्रू उसके अंदर चली जाएंगी। इसे देखो ऐसे मान लो जैसे कि आपके पास क्या है, एक बॉल है, ठीक है ना, जैसे एक क्या है, बैलून है, बैलून की क्या होती है, एक ओपनिंग होती है ना जहाँ से हम एयर फिल करते हैं उसके अंदर, और बाहर से क्या होता है वो बंद होता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होगा, ये ब्लैक बॉडी का भी हम यही मान देंगे कि जैसे एक ही ओपनिंग होगी, जैसे बैलून के अंदर एक ओपनिंग होती है ना, एक होल होता है जहाँ से एंट्री होगी एयर की, उसी तरीके से ये एक ऐसी बॉडी होगी जहाँ से लाइट की या फिर रेडिएशन की एंट्री हो जाएगी, ठीक है। और फिर क्या होता है, वो लाइट क्या करेगी, उसके सरफेस पे क्या करती रहेगी, स्ट्राइक करती रहेगी, ठीक है। विल बी रिफ्लेक्टेड बाय द कैविटी वॉल्स, और जो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होती रहेगी अंदर की अंदर, एंड विल बी इवेंचुअली एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल्स, और जो वॉल्स हैं वो क्या कर लेंगे, इससे एब्जॉर्ब कर लेंगे धीरे धीरे उस रे को। A black body is also a perfect radiator of radiant energy, और ये ब्लैक बॉडी क्या होती है, एक परफेक्ट रेडिएटर भी होती है, मतलब जो रेडिएशंस को छोड़ती हो, रेडिएंट एनर्जी की। फर्दर मोर अ ब्लैक बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग, और जो ब्लैक बॉडी होगी वो किस में होगी, थर्मल इक्विलिब्रियम पे होगी, अपने सराउंडिंग पे। मतलब अगर ब्लैक बॉडी के अंदर का टेम्परेचर कितना होगा 50 डिग्री सेल्सियस, तो बाहर का भी कितना होगा 50 डिग्री, मतलब तो क्या होगी, थर्मल इक्विलिब्रियम पे, जितना सराउंडिंग का टेम्परेचर उतने ही पे वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगी। इट रेडिएट्स सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया एज इट एब्जॉर्ब फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इन एनी गिवन टाइम, मतलब वो क्या करेगी, उतनी ही अमाउंट एनर्जी पर यूनिट एरिया को रेडिएट करेगी जितनी उसने एब्जॉर्ब की थी सराउंडिंग से, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे। अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड, intensity of radiation from a black body and its spectral distribution depend only on its temperature, मतलब कितना अमाउंट लाइट का एमिट हो रहा है किसी ब्लैक बॉडी से, और उसका स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ टेम्परेचर पे। एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो इंटेंसिटी है रेडिएशन की एमिट होने की, वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, रीचेज अ मैक्सिमम वैल्यू एट अ गिवन वेवलेंथ एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग विद फर्दर इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ, मतलब क्या हो रही है, पहले तो बढ़ती जा रही है, जब जो रेडिएशन की इंटेंसिटी है वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, बढ़ रही है, क्योंकि वेवलेंथ बढ़ रही है, और एक ऐसी मैक्सिमम वैल्यू आएगी जिसके बाद क्या हो जाएगी, वेवलेंथ बेशक इंक्रीज होती हो लेकिन जो वो होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ऑल्सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा मैक्सिमा ऑफ कर्व शिफ्ट टू द शॉर्टर वेवलेंथ, और जो मैक्सिमा होगा ना, मतलब वो पॉइंट जहाँ पे क्या थी, ये मैक्सिमम वैल्यू थी, तो वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, शॉर्ट वेवलेंथ की तरफ। सेवरल अटेम्प्ट्स वर मेड टू प्रेडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, मतलब बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए ताकि हम प्रेडिक्ट कर सके कि जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है वो किसका फंक्शन है, वेवलेंथ का। बट द रिजल्ट ऑफ अबव एक्सपेरिमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन सेटिस्फैक्टरीली ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट, मतलब ये सारे जो ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किए थे ना कि ये वेवलेंथ को क्या क्या इंक्रीज़ किया, तो इंटेंसिटी भी क्या कर रही है, इंक्रीज़ हो रही है, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू आई, उसके बाद क्या हो रही है, वो डिक्रीज़ करती जा रही है, ठीक है। पर ये कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, हमारे एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि हमने क्या रख रखा था कि लाइट की क्या है, वेव थ्योरी है, ठीक है, मतलब वेव नेचर है लाइट का, तो इस वजह से क्या हुआ, ये एक्सप्लेन नहीं हो पाई। मैक्स प्लैंक अराइव्ड एट ए सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप, और मैक्स प्लैंक ने क्या किया, एक सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप दिया, ठीक है। अब जो वेवलेंथ इंटेंसिटी रिलेशनशिप है ना, वो यही है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, जैसे T1 टेम्परेचर है, ठीक है, हम इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ग्राफ बना रहे हैं, तो इंटेंसिटी क्या कर रहे हैं हम, इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, तो वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज़।
नहीं, वेवलेंथ इंक्रीज करते जा रहे हैं तो इंटेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज करती जा रही है, ठीक है। और एक मैक्सिमम हो गई, जैसे पहाड़ होती है उसकी एक पीक होती है ना ऊपर, और फिर क्या होता है दूसरी साइड से नीचे उतर जाते हैं, सेम इसी तरीके से ये क्या होगा, पहले तो चढ़ाई होगी, ठीक है, मतलब हाइट पे जाना होगा, तो क्या होगी, इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, फिर मैक्सिमम क्या आएगी, एक पीक आएगी, मतलब जैसे माउंटेन पीक होती है वैसे कि सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट आ गया। उसके बाद क्या होगा, वी हैव टू कम बैक, तो नीचे उतरने के लिए क्या होगा, दूसरी साइड से ढलान होगी, तो ये क्या होगा, इंटेंसिटी भी डिक्रीज़ करती जाएगी, चाहे आपकी वेवलेंथ कितनी इंक्रीज हो जाए। अब दूसरा है टेम्परेचर T2 कि जब हमने क्या लिया, T2 टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर लिया तो क्या हुआ, वेवलेंथ की जो शॉर्ट वेवलेंथ पे शिफ्ट हो गई थी, ठीक है, हमारी जो ये वैल्यू आई थी, जो ये कर्व आया था वो किस पे शिफ्ट हो गया, शॉर्ट वेवलेंथ पे, ठीक है। अब वेवलेंथ इंटेंसिटी, अब ये है ब्लैक बॉडी, देखो एक होल है, यहाँ से रे जा रही है, ठीक है, और फिर वो क्या हो रही है, स्ट्राइक हो रही है बार बार। जैसे आप एक प्रिज्म बनाते हो ना, उसके अंदर क्या होता है, एक लाइट जाती है और वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती रहती है, जो आपने उसमें भी पढ़ा होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। By making an assumption that absorption and emission of radiation arise from oscillator, मतलब अब हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, मतलब ये मान लेते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन और एमिशन है रेडिएशन का, वो किस वजह से आ रहा है, वो ऑसिलेटर की वजह से आ रहा है। अब ऑसिलेटर क्या है, एटम्स इन द वॉल ऑफ ब्लैक बॉडी, मतलब जो हमारी ब्लैक बॉडी थी उसकी वॉल्स पे जो एटम लगे हुए थे ना, उसको मान लिया ऑसिलेटर। Their frequency of oscillation is changed by interaction with oscillator of electromagnetic radiation, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस की क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी, कब, जब इंटरेक्शन हो रहा था किसका, लाइट का ऑसिलेटर के साथ, ठीक है। Planck assumed that radiation could be subdivided into discrete chunks of energy. Planck ने क्या assume किया कि जो रेडिएशन है उसे हम सब डिवाइड, मतलब और भी ज़्यादा डिवाइड कर सकते हैं, किसके अंदर, डिस्क्रीट चंक ऑफ एनर्जीज, मतलब अलग अलग टुकड़ों में एनर्जी के। He suggested that atom and molecules could emit or absorb energy only in discrete quantity and not in continuous manner. और उन्हें क्या सजेशन दिया कि जो हमारे एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट किस चीज़ के अंदर करते हैं, छोटे छोटे डिस्क्रीट क्वांटिटीज़, मतलब छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर करते हैं, ना कि कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर, ठीक है। लगातार एनर्जी को एब्जॉर्ब एमिट नहीं करते, एक टाइम पे करते हैं फिर रुक जाते हैं फिर करते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। ही गेव द नेम क्वांटम टू द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और उसने क्या नाम दिया, क्वांटम नाम दिया, किसको, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी को, वो सबसे छोटी यूनिट एनर्जी की जो एब्जॉर्ब या एमिट हो रही थी, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में। द एनर्जी ऑफ एन क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, और जो एनर्जी थी क्वांटम की वो किसके प्रोपोर्शनल थी, फ्रीक्वेंसी के। तो इससे हमारी क्या आ गई इक्वेशन, E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। E का मतलब एनर्जी, ठीक है, H का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। न्यू क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी, जो हर्ट्ज के अंदर होती है, ठीक है। ये भी याद करना। अब इस चैप्टर के अंदर पता है क्या है, बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, तो उनसे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन ज़्यादा आने की चांस रहते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते जाना, जितना जितना भी कवर हो रहा है ना, साथ साथ ये जितने भी फॉर्मूलेज आते जाएं एक पेज पे लिखते जाना, तो इसे रिवाइज कर लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, सीधा आपको ये पता होना चाहिए, ई का मतलब क्या है, एनर्जी है, एच का मतलब प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए यूनिट के साथ, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, बस वैल्यू रखनी है फॉर्मूले में और आंसर आ गया। तो न्यूमेरिकल्स का सिंपल फंडा होता है। विद दिस थ्योरी प्लैंक वॉज एबल टू एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी इन रेडिएशन फ्रॉम ब्लैक बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एट डिफरेंट टेम्परेचर। मतलब इस ऊपर वाली थ्योरी से प्लैंक ने ये साबित कर दिया
कि कैसे इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा रेडिएशन के अंदर फ्रॉम ब्लैक बॉडी से एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी का फंक्शन या फिर वेवलेंथ का डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर। ठीक है। क्वांटाइजेशन हैज़ बीन कंपेयर टू स्टैंडिंग ऑन अ स्टेयरकेस, मतलब क्वांटाइजेशन को कैसे कंपेयर किया गया, जैसे आप सीढ़ियों के ऊपर खड़े हो रहे हो। अ पर्सन कैन स्टैंड ऑन एनी स्टेप ऑफ स्टेयरकेस, ठीक है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम और हर टू स्टैंड इन बिटवीन टू स्टेप्स। मतलब एक इंसान के लिए क्या होता है, ये पॉसिबल है कि वो क्या करे, किसी एक सीढ़ी के स्टेप पे खड़ा हो जाए, पर ये तो इम्पॉसिबल है ना कि वो दो स्टेप्स के बीच में खड़ा हो जाए, क्योंकि सीढ़ी के क्या होते हैं, दो स्टेप और उनके बीच में कुछ नहीं होता, तो वहाँ पे नहीं खड़ा हो सकता। या तो नीचे वाले उस पे चेयर पे खड़ा हो जाए या ऊपर वाले पे। द एनर्जी कैन टेक एनी वन ऑफ द वैल्यूज़ फ्रॉम द फॉलोइंग सेट, और एनर्जी की क्या वैल्यू हो सकती है, ये वैल्यूज़ हो सकती हैं। E = 0, h nu 2 h nu 3 h nu, और इनके बीच की नहीं हो सकती, इसका मतलब फ्रैक्शन में नहीं होंगी। ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट इक्विपमेंट क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दिखाने के लिए था कि लाइट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की स्ट्राइक कर रही है क्लीन मेटल सरफेस को, जो ये मेटल सरफेस दिखा रखा, लेबल कर रखा है ना, लाइट आ रही है, इसको स्ट्राइक कर रही है। अब क्या हो रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है। अब वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है तो सामने क्या लगा रखा है, डिटेक्टर। अब उससे पता चलता रहेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं बाहर, जब लाइट मेटल सरफेस पे टकरा रही है। ठीक है। मैक्स प्लैंक के बारे में बता रखा है, एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, उन्होंने PhD की थी थियोरेटिकल फिज़िक्स के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ मोनाश 1879 के अंदर, और 1888 के अंदर उन्हें अपॉइंट कर दिया गया डायरेक्टर किसका, इंस्टीट्यूट ऑफ थियोरेटिकल फिज़िक्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन। प्लैंक क्या थे, अवॉर्डेड थे किससे, नोबेल प्राइज़ से फिज़िक्स के अंदर 1918 के अंदर। किस थ्योरी की वजह से, क्वांटम थ्योरी की वजह से। प्लैंक ऑल्सो मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, और इन्होंने क्या दिया था, थर्मोडाइनमिक्स और कुछ फिज़िक्स के एरिया में भी अपना योगदान दिया था। अब नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। अब 1887 के अंदर H. हर्ट्ज़ जो थे, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके अंदर क्या था, जो इलेक्ट्रॉन थे वो इजेक्ट हो रहे थे। ठीक है। व्हेन सर्टेन मेटल, कुछ मेटल जैसे कि पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनको जब एक्सपोज किया जा रहा था ना, बीम ऑफ लाइट, मतलब एक लाइट क्या कर रहे थे आप, इन मेटल्स के ऊपर मार रहे थे और क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज हो रहा था। ठीक है। और इसी फिनोमिना को हमने क्या बोला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।